बच्चों आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम होगा वैद्युत धारा। ठीक है, तो सबसे ये इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है, जो आप लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वैद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, और वैद्युत धारा को हम लोग किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। ठीक है, तो आई क्या होगा? आवेश के प्रवाह की दर। मान लीजिए किसी जो है तार से जो है क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है टी सेकेंड में, तो आवेश की प्रवाह की दर क्या होगी? क्यू अपॉन टी। इसी को क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा बोलेंगे। आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। ठीक बच्चों, अब जो है मात्रक की बात कर लें। मात्रक, तो इसका जो मात्रक होता है इस हिसाब से आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो वैद्युत धारा का मात्रक हुआ कूलाम प्रति सेकेंड हुआ। इसी कूलाम प्रति सेकेंड को आप कह सकते हैं एम्पियर। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको एम्पियर। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है, या फिर क्या होता है? एम्पियर भी होता है। ठीक है बच्चों, इसका विमेय सूत्र जो है ए है। ठीक है, और ये जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, वैद्युत धारा को हम क्या मानते हैं? अदिश राशि मानते हैं। देखिए, मान लीजिए कि किसी तार में जो है ऐसे धारा आ रही है, यहाँ से जो है 2 एम्पीयर की धारा आ रही है, और यहाँ कितनी आ रही है? 3 एम्पीयर की धारा है। यहाँ पर 2 एम्पीयर की, और ऐसे यहाँ पर 3 एम्पीयर की धारा आ रही है। मान लीजिए इसके बीच में कुछ कोण है 90 डिग्री। तो ये जो तार में धारा प्रवाहित होगी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने की धारा आ रही है, और फिर यहाँ से धारा जा रही है। तो यहाँ पर कितनी है? ये 2 एम्पीयर की आ रही है और 3 एम्पीयर की आ रही है। तो यहाँ पर जो धारा प्राप्त होती है हमको 5 एम्पीयर की प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो धारा हमको प्राप्त हो रही है कितनी? 5 एम्पीयर की प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारा है जुड़ने के लिए वो सदिशों के नियम का पालन नहीं कर रहा है। वैद्युत धारा जोड़ने के लिए यहाँ पर सदिशों का नियम नहीं पालन कर रहा है। ठीक है, सदिशों के रूल को ये ओबे नहीं करता है। तो इस नाते भी कह सकते हैं कि जो है वैद्युत धारा कैसी राशि है? इस राशि है। ठीक है, हम लोग धन आवेशों के प्रवाह की दिशा को क्या मानते हैं? वैद्युत धारा मानते हैं। ठीक, अभी क्या है? प्रवाह की दिशा, तो इसे दिखाते हैं रोज से। ठीक है, पर जुड़ने के लिए जो है, जुड़ने के लिए इस सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो वैद्युत धारा कैसी राशि मानी जाती है? अदिश राशि मानी जाती है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। इसके पश्चात जो है अब वैद्युत धारा के बारे में और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चालक है, तो इस चालक में आवेश के प्रवाह के लिए, ठीक है, आवेश के प्रवाह के लिए बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो किसी भी चालक में आवेश का जो प्रवाह होता है, किसी भी चालक में आवेश का जो प्रवाह होता है वो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से होता है। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? तो परमाणुओं से, ये जो कोई भी पदार्थ होता है परमाणुओं से मिल करके बना होता है। ठीक है, और उसमें ऊर्जा के कारण से जो है इन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं।
परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। ये सब कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है? इनके परमाणु हैं। तो चालकों में क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं वो ऊर्जा के कारण से जो है अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है वातावरण वगैरह से। ठीक है, इस ऊर्जा के कारण से क्या होते हैं, जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो है अलग हो जाते हैं और अलग होकर के क्या करते हैं, वे इस चालक के भीतर अनियमित रूप से इधर उधर चलते रहते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, किसी भी दिशाओं में जो है ये चलते रहते हैं। जितनी भी संभव दिशाएं होती हैं, सभी संभव दिशाओं में सारे जो मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित रूप से गति करते हैं। तो जब ये अनियमित रूप से गति करते हैं तो इनके पास जो वेग हो रहा है, ठीक है, जो इनके पास वेग होता है उस वेग को लोग बोलते हैं ऊष्मीय वेग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम लोग? ऊष्मीय वेग। तो किसी भी जो तार होता है या चालक होता है, उस तार के भीतर, उस चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ऊष्मीय वेग से, सभी इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग से उस चालक के भीतर सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, इनका ये जो ऊष्मीय वेग होता है इसका मान बहुत ही ज़्यादा होता है। ऊष्मीय वेग जो मान होता है इनका, अगर इसे यूँ से लिखें, ये होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप इसे किलोमीटर में चेंज करना चाहें, ये हो जाएगा 1000 से आप भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1000 से भाग अगर देंगे, ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति सेकेंड। अभी बचा 10⁵2। 10⁵2 का मतलब हो गया ये 100 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो किसी भी चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग होता है, किसी भी चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है वो कितना होता है? 100 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में कितना दूर जाता है? 100 किलोमीटर जाएगा। इतना तेज इसका ऊष्मीय वेग होता है। ठीक है, इतनी तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन जो रहता है चालक के भीतर चलते हैं। ठीक है, तो अगर इतनी तेज़ी से चलते हैं तो किसी चालक के भीतर जो धारा होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चलने के नाते इसमें क्या होना चाहिए? वैद्युत धारा। परंतु किसी भी चालक में वैद्युत धारा हमें नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वेग से जो चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो अपने परमाणुओं से बारंबार टकराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला तो टकराया, तो टकरा करके इधर हो गया, यहाँ टकराया इधर आया, यहाँ टकराया इधर गया। तो क्या होता है, इसके कारण से जो है इन टकराव के कारण से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनियमित गति करते रहते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जितने इस चालक के भीतर जो भी इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चालक के भीतर जो है लगभग 10⁻23 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब होते हैं। किसी भी चालक के भीतर 1 मीटर क्यूब के आयतन में, ठीक है, 1 मीटर इधर लंबा चौड़ा ऊंचा अगर ऐसा आयतन लिया जाए तो उसके भीतर लगभग 10⁻23 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है। सभी संभव समझ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो सभी संभव दिशा में होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके भीतर अनियमित गति से ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, कहीं भी ये जा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो किसी भी क्षण अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन सपोज करिए इधर जा रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है? इधर जा रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो निश्चित रूप से दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उनके विपरीत कोई ना कोई जो है चल रहा होगा। तो इस तरह से अगर सभी इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, इसके भीतर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर हम क्या ले लें, औसत ऊष्मीय वेग ले लें, ठीक है, औसत ऊष्मीय वेग ले लें, ठीक है। तो अगर आप सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग ले लेंगे, कोई भी जा रहा हो, कोई इधर u1 वेग से, कोई इधर u2 वेग से, कोई इधर u3 वेग से, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर आप औसत ऊष्मीय वेग लेंगे, औसत ऊष्मीय वेग, ठीक है, इस तरह से, तो इनका औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा? तो 0 होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि मान लीजिए कोई इधर गया
तो कोई क्या जाएगा, इधर जा रहा है, कोई अगर इधर जा रहा है तो कोई उसके इधर जा रहा है, ठीक है। तो जब इसका हम लोग योग करेंगे, सदिश योग करेंगे, तो उसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक वेग के विपरीत दूसरा वेग यहाँ पर मौजूद होता है। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन इसके भीतर सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, ठीक है। और उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें वेग बोलते हैं, और ये बहुत तीव्र होता है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर सभी इन इलेक्ट्रॉनों का हम लोग औसत वेग निकालें, ठीक है, इनका औसत वेग निकालें, तो ये औसत वेग कितना पाया जाता है, शून्य पाया जाता है, क्योंकि गति इनकी सभी संभव दिशाओं में होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में चल करके नहीं जा पाता है, इनका उसमें वेग क्या होता है, शून्य होता है। इसी नाते धारा कैसी होती है, शून्य होती है, ठीक है। इस कारण से जो है इसके भीतर जो धारा होगी कैसी होगी, शून्य होगी, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना है कि उसमें वेग जो होता है, ठीक है, वो 10⁵ मीटर पर सेकंड के हिसाब से होता है, लेकिन बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जो होता है चालक के भीतर जो है गति करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का जो औसत उसमें वेग होता है किसी चालक के लिए, वो कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और टर्म हम लोग समझते हैं। ये इसके क्या है, ये परमाणु, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले रहते हैं। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है, ठीक है, अपने उसमें वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो चल करके मान लीजिए यहाँ से चला और यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होती है, इसकी टक्कर हो जाती है, फिर यहाँ पर गया, ठीक है, इससे आगे बढ़ा, जब टक्कर होगी तो इसकी गति की दिशा बदल जाएगी, ये आगे बढ़ेगा, फिर क्या जाएगा, इधर जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो क्या होगा, जब ये चल करके यहाँ जा रहा है तो इसके बीच में क्या होता है, जो समय अंतराल होता है जहाँ पर टक्कर नहीं होती है, उस समय अंतराल को हम बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोला जाता है उसको बच्चों, श्रांति काल। मतलब क्या है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, श्रांति काल। इन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो समय अंतराल होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, श्रांति काल, ठीक है। तो इससे थोड़े बहुत टर्म है भी और उसको हम लोग को समझना है। श्रांति काल क्या होगा, अपवाह वेग क्या होगा, ठीक है, अपवाह वेग का फार्मूला क्या होगा, अपवाह वेग का श्रांति काल से रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। बाकी टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।